हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल और आज के ऑडिट के इस रिवीजन वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कारो 2020 क्योंकि 2016 तो आउटडेटेड हो गया है। क्या है ये कारो? कारो है ऑडिटर का रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? जो नॉर्मल रिपोर्ट अपन 700 में देते हैं उससे जी नहीं मानता सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो और डिटेल चाहती है तो उसको चाहिए एक स्पेशल रिपोर्ट। 143(11) में जो कंपनीज कवर्ड होती है केवल उन्हीं को ये एडिशनल रिपोर्ट देनी पड़ती है। सीजी और एनएफआरए ने मिलकर निकाली है ये एक स्पेशल ऑर्डर जिसके तहत कंपनी के ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ देनी पड़ती है एक कारो रिपोर्ट भी। इस कारो रिपोर्ट में वो 21 एडिशनल मैटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। 21 एडिशनल क्लॉजेस जिसमें 21 अलग मुद्दों पर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करता है, ऑडिट रिपोर्ट के पीछे अटैच भी करता है। किस किस कंपनी के केस में ये एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिली है भाई? ऑब्वियसली बड़ी कंपनीज को हम यहाँ पर टारगेट करना चाहेंगे क्योंकि उनके बारे में सरकार और इंफॉर्मेशन चाहेगी। सो हर कंपनी और फॉरेन कंपनी को ये प्रोविजन लग रहा है। अब बात करते हैं किनको नहीं लग रहा है उनकी। ब्लैंकेट कुछ लोगों को छूट दे दी है इस एक्स्ट्रा कंप्लायंस से। ओपीसी क्योंकि वो तो अकेला है ना, स्मॉल कंपनी क्योंकि वो तो छोटी कंपनी है ना, सेक्शन 8 कंपनी क्योंकि बड़ी नेक कंपनी है, इंश्योरेंस और बैंकिंग को दी है। बट इस बार 3 तितलियों में से एक तितली रह गई। इलेक्ट्रिसिटी को एक्सेप्शन में नहीं डाला है जिसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी के केस में कारो एप्लीकेबिलिटी आती है। कुछ प्राइवेट कंपनीज को भी निकाला है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन एप्लीकेबिलिटी पे अगर बनते हैं तो वो प्राइवेट कंपनी वाले एक्सेप्शन से बनते हैं। प्राइवेट कंपनी को तभी कारो की रिपोर्टिंग नहीं देनी है जब वो किसी की भी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडियरी नहीं है, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है पब्लिक कंपनी से। उसका पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व जो है वो 1 करोड़ या उससे कम है। बोरोइंग बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी अगेन 1 करोड़ या उससे कम है। और रेवेन्यू जो है यानी सेल्स 10 करोड़ या उससे कम है। अब कुछ चीजों का यहाँ पर ध्यान रखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हर एक बैंक और हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये लोग अलग अलग लोन दे सकते हैं क्वेश्चन में, तो मेक श्योर अगर क्वेश्चन में इन्होंने ईच वर्ड यूज किया है तो आप थोड़ा ध्यान से एडिशन करें, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे ना, ऐसा लिख देंगे कि कंपनी के ऊपर 70 लाख का लोन है बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ईच, तो आपको 70 + 70 मिलाओगे तो 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा और कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे आप जब एप्लीकेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा तब। अब क्या है कि आउट ऑफ दीज 21 क्लॉजेस हम क्लॉज नंबर्स तो याद रखेंगे, प्रोविजंस भी ध्यान रखेंगे। इसके लिए हमने मार्क कर दिया है वो क्वेश्चंस को जो एग्जाम में ज्यादा पूछे गए हैं। सभी टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो इस तरीके से येलो हाईलाइट से मार्क्ड होंगे, यानी एप्लीकेबिलिटी पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब शुरू करते हैं कारो के रियल पैराग्राफ से। पूरे कारो में 2 ही पैराग्राफ है, एक पैरा 3 आपके काम का और एक पैरा 4। सारे के सारे 21 मुद्दे पैरा 3 में ही हैं। ऑल 21 क्लॉजेस इन रोमन नंबर्स आर इन पैरा 3। इन सभी पे अगर कोई भी नेगेटिव कमेंट आता है तो उसका क्या कारण है, क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर देने का कारण, वो आपको पैरा 4 में बताना पड़ेगा। अब हम शुरू करते हैं हमारे कारो के पैरा नंबर 3 के क्लॉज नंबर 1 से। ये एग्जाम में आया हुआ है इसीलिए इसे हाईलाइट किया है हमने। क्लॉज 1 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ऑडिटर क्या बताएगा? ऑडिटर ये बताएगा कि क्या सभी के सभी जितने भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट है उनके रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन्ड है, मतलब क्या खरीदा, कितना खरीदा, कैसी हालात में है वो, कंडीशन, क्वालिटी, सब कुछ, क्या उनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए। दूसरा पॉइंट आपको मैं बता दूं, ये ऑडिटर का काम नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को
रहते समय में धीरे धीरे फिजिकली वेरीफाई करते जाएं रीजनेबल इंटरवल्स पर, जिसको कारों के नोट्स में 3 साल बताया गया है। 3 साल में सारे के सारे असेट एक बार फिजिकली वेरीफाई हो जाए। इसके लिए कोशिश ऐसी करिएगा जनाब कि 1/3 आप सभी साल में फिजिकल वेरिफिकेशन कर लें, और ये हम मैनेजमेंट को करने बोल रहे हैं, ऑडिटर का काम नहीं है। ऑडिटर तो सिर्फ ये चेक करेगा कि क्या मैनेजमेंट ने अपना काम ढंग से कर लिया है कि नहीं। अब जब आप लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे होंगे एसेट का, अगर उसमें कुछ गड़बड़ निकली, डिस्क्रिपेंसी मतलब रियल में कुछ और किताबों में कुछ और, अगर वो मोटी मटेरियल गड़बड़ निकली तो उसकी रिपोर्टिंग यहां देनी पड़ेगी ना। अगर ऐसी गड़बड़ निकली थी तो क्या उसे बुक्स में प्रॉपर्ली डील कर लिया गया है। अब देखो, असेट आया तुम्हारा 80 लाख का ही और किताबों में 1 करोड़ का रिकॉर्डेड है। ऑब्वियसली आप फिजिकली 20 लाख के असेट लाके नहीं लगाओगे, आप किताबों में ही बता दोगे कि आपके असेट गड़बड़ हैं, तो आपको यहां पर बुक्स के अंदर 20 लाख माइनस करने पड़ेंगे। तो क्या उसे प्रॉपर्ली बुक्स में डील कर लिया गया है। अगला पॉइंट, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, ये सब अगर कंपनी की किताबों में दिखाई गई है तो कंपनी के नाम पर दिखाई होनी चाहिए। क्या इनकी टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर हैं? और अगर नहीं है बॉस, तो मुझे इस टाइप के फॉर्मेट में डिटेल दीजिए, कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या वैल्यू है, अच्छा किसके नाम पर रख दी इसे, क्या ये प्रमोटर, डायरेक्टर, रिलेटिव इन सब के नाम पर है, कितने पीरियड के लिए ऐसी गड़बड़ हुई है, और क्यों ये कंपनी के नाम पर नहीं है। ये सब डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी, सिर्फ एक केस में नहीं बतानी पड़ेगी। अगर आप खुद होकर बोल रहे हो हम तो जमीन के मालिक ही नहीं है, हमने तो वो जमीन लीज पर ले रखी है और लीज कंपनी के फेवर में एग्जीक्यूटेड है। आ जाते हैं रीवैल्यूएशन पर। अब बात करूंगी मैं प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट की रीवैल्यूएशन। इंटेंजिबल सिर्फ फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट पर ही एप्लीकेबल है। इंटेंजिबल एसेट हो या प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट हो, अगर इनकी वैल्यू ऊपर या नीचे गई है तो कारों के हिसाब से ऑडिटर को इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। पर ऐसी छोटी मोटी लप्पू सी वैल्यू के लिए नहीं रिकॉर्ड करते हम। कम से कम ये बदलाव या उछाल 10% ऊपर या 10% नीचे आया होना चाहिए, तो हम बताएंगे कि कितनी वैल्यू की ये गड़बड़ हुई है, और रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो है उसी से ये वैल्यूएशन कराकर हम बुक्स में इसे चेंज कर पाएंगे। ऐसा तो हमारे स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं अकाउंटिंग के, तो हमें ध्यान है कि अगर ऐसा कोई रीवैल्यूएशन आया तो ऑडिटर भी इसको कारों में अलग से रिपोर्ट करेगा। नाउ द न्यूएस्ट एडिशन टू पीपीई इज, क्या कंपनी के ऊपर कोई ऐसा केस चालू है कि भिड़ू कंपनी ना किसी और की प्रॉपर्टी को अपने नाम पर दिखा रखी है। बेनामी प्रॉपर्टी जो किसी और की प्रॉपर्टी है पर कंपनी की किताबों में दिख रही है। अगर ऐसा है कि आपके ऊपर इसके लिए कोई मुकदमा जारी हुआ है तो क्या आपने उसे एफएस में डिस्क्लोज किया कि नहीं, फटाफट बताओ। इसके साथ आपका पहला क्लॉज हो जाता है कंप्लीट। अब आते हैं क्लॉज नंबर 2 पर, इन्वेंट्री। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इन्वेंट्री के रिलेटेड हमारे पास में 2 प्रोविजंस है। पहला प्रोविजन पहले से था, दूसरा प्रोविजन अभी जब कारो 2020 लॉन्च हुआ तो उसमें डाला गया है। देखिए, जिस प्रकार हम प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन लेते हैं ना, उस प्रकार इन्वेंट्री का भी फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट लेता है। फर्क ये है कि इन्वेंट्री का हर साल फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। तो क्या मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल यानी हर साल प्रॉपरली एक एक इन्वेंट्री को चुन चुन के गिन गिन के रिकॉर्ड किया कि नहीं, उसका पीरियड ऑफ कवरेज और प्रोसीजर गिनने का क्या ऑडिटर को बढ़िया लगा कि नहीं, और अगर गड़बड़ मिली, आप ध्यान से सोचिए, ऐसा सेम पॉइंट तो हम ऊपर पढ़कर आए हैं, लेकिन यहां पर मटेरियल डिस्क्रिपेंसी होने पर बताना था, यानी ऑडिटर के ऊपर छोड़ दिया था कि ऑडिटर को जो मटेरियल लगे ऑडिटर उसे रिकॉर्ड करेगा। पर इन्वेंट्री की केस में ये रिस्क लिया ही नहीं उन लोगों ने। इन्वेंट्री की केस में उन्होंने क्लियरली कर दिया कि डिस्क्रिपेंसी अगर 10% या उससे ज्यादा है तो रिपोर्ट करना है, ऑडिटर को अपनी मर्जी से करने नहीं बोला है।
हाउ इज इट डेल्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर अपन को ध्यान रख लेना है कि क्या डिस्क्रिपेंसी 10% या उससे ज्यादा की है और क्या उसे किताबों में डील कर लिया गया है कि नहीं। यहां पर मटेरियल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मैं इन्वेंट्री के दूसरे कॉन्सेप्ट पर आती हूं, वर्किंग कैपिटल लोन। क्या बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इन्वेंट्री गिरवी रखने पर, डेटर्स गिरवी रखने पर हमारी कंपनी को 5 करोड़ से ज्यादा का वर्किंग कैपिटल सीसी प्रोवाइड किया है कि नहीं? अगर किया है तो उसके क्वार्टरली रिटर्न्स हमें बैंक के पास फाइल करने पड़ते हैं। ये मन घड़ंत नहीं होने चाहिए, ये बुक्स ऑफ अकाउंट से अग्रीमेंट में होने चाहिए। अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट से अग्री नहीं करते हैं तो हमें इसकी डिटेल्स यहां पर दिखाने की जरूरत है पॉइंट नंबर 2 में। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों एग्जाम में पूछे हुए, यहां तक के थर्ड वाले से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। लोन्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी के रिलेटेड पॉइंट है। एक चीज क्लियर कर दूं, ये लोन्स एडवांसेस हमने यानी कंपनी ने दिए हैं, लिए नहीं। लोन्स एडवांसेस, गारंटी, सिक्योरिटी कंपनी ने अगर दिया है तो उसका टोटल अमाउंट और बैलेंस शीट डेट पर कितना आउटस्टैंडिंग है, इसके 2 हिस्से कर दो। सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर को जो दिया वो एक तरफ बताइए, बाकी पार्टीज को जो दिया वो एक तरफ बताइए। अब अगला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, लोन्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट को भी लग रहा है और गारंटी सिक्योरिटी को भी लग रहा है। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी थे कंपनी के ये इन्वेस्टमेंट करने के, लोन्स एडवांस देने के, कहीं ये कंपनी के हित के खिलाफ तो नहीं? क्या ये कंपनी को नुकसान तो नहीं दे रहे? बचे हुए सारे पॉइंट सिर्फ लोन्स एंड एडवांसेस के हैं और लोन्स एंड एडवांस ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब कंपनी लोन या एडवांस किसी को देती है तो ये तो अपन सोचेंगे ना कि पैसा कब वापस आएगा, तो क्या शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट पहले बनवा लिया था? उस हिसाब से वसूली बराबर हो रही है कि नहीं? आर द रिसीट्स रेगुलर? अच्छा, पैसे नहीं आ रहे, ऐसा कौन सा पैसा है जो 90 दिन से भी ज्यादा ओवरड्यू है? अमाउंट बताइए। और जनाब आप क्या कर रहे हैं ये पैसा वापस लेने के लिए? स्टेप्स फॉर रिकवरी बताइए। अच्छा, आप सामने वाले को और समय दे रहे हैं, मतलब क्या आपने कोई पार्ट ऑफ द लोन रिन्यू कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, या फिर पुराने लोन के लिए उसे फ्रेश लोन दे दिया? अगर आपने ऐसा कुछ किया है और आप यही हरकतें करते रहते हैं तो एक काम करिए, हमें टोटल अमाउंट बताइए और टोटल लोन का कितना प्रतिशत ऐसा है जो आप माफ कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, रिन्यू कर देते हैं फालतू का। कभी कभी तो हद कर दी, ऐसा लोन दिया है जिसमें रीपेमेंट का टाइम पीरियड ही नहीं बताया। वाह भैया, मौज कर दी, मतलब कल भी मांग सकते हैं, परसों भी मांग सकते हैं और 10 साल तक न मांगे तो मिलेगा भी नहीं। तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि ये बिना एक्सपायरी डेट वाला लोन आपने तने घर वालों को कितना दिया है वो बताओ, प्रमोटर और रिलेटेड पार्टी को। इनको तो मजे आ गए, फिर आपने इनको डेडलाइन ही नहीं बताई, तो ऐसा लोन इनको कितना दिया है वो भी बता देना हमें। तो ये हुए हमारे 3 क्लॉजेस कारों के। अब बात करते हैं हमारे अगले क्लॉज की कारों के। नेक्स्ट क्लॉज इज लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी। क्या हमारे लॉ के आगे वाले सेक्शंस फॉलो करते हैं 185 और 186? देखिए 185 और 186 दोनों में रोक टोक है। लोन कितना दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, किन कंडीशंस के बशर्ते दे सकते हैं, रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। पर मजे की बात, क्योंकि इंटर में आपके सिलेबस में 185 और 186 ही है ही नहीं, इसलिए एग्जाम में ऐसे क्लॉजेस पूछने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको तो इतना ही याद करके जाना है, इसीलिए ये पूछा भी नहीं गया है। अगला क्लॉज आता है क्लॉज नंबर 5, पब्लिक डिपॉजिट। ये सुनकर कुछ तो भी दिमाग में डेजा वू वाली फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट आप ऑलरेडी मेरे साथ लॉ में पढ़ चुके हो। 73 टू 76A इसका चैप्टर का सेक्शंस है। इसमें आरबीआई खूब बोल बोल करती है, तो आरबीआई के डायरेक्टिव्स और अगर एनसीएलटी, कंपनी लॉ बोर्ड, आरबीआई, कोर्ट, किसी का कुछ भी ऑर्डर है तो वो भी तू अगर पब्लिक से डिपॉजिट लेगा तो तेरे को कंप्लाई करना पड़ेगा। नहीं कंप्लाई किया तो कारों की रिपोर्ट में ऑडिटर कॉन्ट्रावेंशन बता देगा। क्या किसी कंपनी ने 35% से ज्यादा डिपॉजिट ले लिया क्या? अच्छा, 3 साल से ज्यादा डिपॉजिट ले लिया क्या? ये सब नॉन कंप्लायंस इधर चुपचाप चापली करने पे ऑडिटर बैठेगा। ये क्लॉज 5 भी एग्जाम में पूछा हुआ है।
6 अगेन पूछा नहीं है, पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स 148 भी आपके सिलेबस में है लॉ में। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंपनीज को अकाउंट्स रिकॉर्ड्स बनाने बोलती है, तो क्या उन्होंने 148 का कंप्लायंस किया है कि नहीं? क्लॉज 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये बात करता है स्टैट्यूटरी ड्यूज की, और यहां तक के सब कुछ कारो 16 में से कॉपी पेस्टेड था। थोड़े थोड़े चेंजेस आए थे बीच बीच में, जो मैंने बताया आपको, बेनामी प्रॉपर्टी, वर्किंग कैपिटल लोन वाला पॉइंट, बट मोटा मोटी क्लॉज नंबर एंड पॉइंट्स काफी सिमिलर थे। अब आप देखोगे तो क्लॉज 7 के बाद सब कुछ थोड़ा नए नए प्रोविजंस भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले 7 बता देती हूँ। स्टैट्यूटरी ड्यूज, स्टैट्यूटरी का मतलब ही होता है कानूनी। अगर कोई कानून आपको कहता है कि कोई पैसा है जो आपको देना ही पड़ेगा, जैसे प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज को देना पड़ेगा, जीएसटी सरकार को देना पड़ेगा, आईपीएफ में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, 125 मैंडेटरी बोलता है, ईएसआईसी अगेन एम्प्लॉय स्टेट को आपको पैसा देना पड़ेगा, इनकम टैक्स सरकार को देना पड़ेगा, तो दीज आर ऑल स्टैट्यूटरी ड्यूज। मतलब कानून कह रहा है ये पैसे आपको देने ही पड़ेंगे और आपको देने पड़ेंगे ये पैसे। तो अगर आपका कोई ऐसा हिसाब बन रहा था टैक्स वैक्स देने का, आपको भी पता है बन रहा था, तो ऐसा कौन सा पैसा है जो आपने फिर भी नहीं दिया और बैलेंस शीट डेट पे वो 6 महीने से ज्यादा बाकी है, उसको ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बताएगा। अच्छा, आप इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि आप कह रहे मुझे देना बनता ही नहीं है, मतलब आप तो झगड़ने पे आतुर हो, डिस्प्यूटेड है वो। तो डिस्प्यूटेड में अपन ये नहीं देखते हैं कि कंपनी की गलती है, डिस्प्यूटेड में तो अपन सिर्फ चुपचाप रिपोर्ट कर देते हैं, झगड़ा चालू है, कितने रुपए का और कौन से फोरम में ये झगड़ा चल रहा है बता दो। लेकिन झगड़ा होना चाहिए, लेजिट कोर्ट तक बात पहुंची होनी चाहिए। एक आधा लेटर वेटर भेज दिया इंस्टीट्यूट को, उससे कोई उसको डिस्प्यूट नहीं मानते, ऐसा खोखली धमकी को डिस्प्यूट नहीं मानते। प्रॉपर कोर्ट में झगड़ा होना चाहिए तो ही हम उसको यहाँ पर डिस्प्यूट मानेंगे। चलिए, ये हो गया आपका क्लॉज नंबर 7। अब देखिए, जिनको मैंने हाईलाइट नहीं किया है पर जिनमें ऊपर न्यू डाला है, वो अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हो जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास ज्यादा साल या डेटा है ही नहीं। कारो 2020 भले ही 2020 में आया, पर उसकी एप्लीकेबिलिटी तो 2021 से हुई, कोविड की वजह से डिले लागू किया, उसके बाद आपके ज्यादा एग्जाम नहीं हुए, और जो एग्जाम हुआ उसमें एक नए क्लॉज से पूछ लिया है क्वेश्चन, तो मैं बाकी सबको नॉट इंपॉर्टेंट तो नहीं मार्क कर सकती ना, तो मैंने उनको न्यू मार्क किया है। मतलब अब तक नहीं पूछा है, पर क्योंकि नया है इसलिए फिर भी अच्छे से पढ़ना ही है। तो क्लॉज नंबर 8 नया आया है। कभी कभी क्या होता है, लोग ऐसा भावुक होके टैक्स नहीं भरना चाहते, तो वो लोग अपनी इनकम छुपा लेते हैं, फिर उनको रियलाइज होता है अरे बता दिया होता तो अच्छा होता, पकड़े जाएंगे तो बहुत भयंकर पेनल्टी लगेगी। तो सरकार कितनी बार क्या है, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम्स लाती है, तो कुछ कंपनीज एक्साइटेड होके अनरिकॉर्डेड पिछले बार वाली इनकम अब डिस्क्लोज या सरेंडर करने को तैयार हो जाती है। तो क्या ऐसा कुछ इस साल कंपनी ने किया है, तो ऑडिटर अपनी कारो रिपोर्ट में उसको बताएगा कि क्या बुक्स में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो गई है प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम। ये क्लॉज 9 रीपेमेंट ऑफ लोन एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या है ये क्लॉज? इस बार लोन कंपनी ने लिया है, कंपनी ने लोन लिया है। पिछली बार जो पॉइंट था वो लोन देने का था, इस बार जो पॉइंट है वो लोन लेने का है। अच्छा, तो कंपनी ने किसी का पैसा लिया और कर दिया मजे से डिफॉल्ट। पीरियड, अमाउंट, लेंडर वाइज डिटेल चाहिए गवर्नमेंट, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। कैसी डिटेल्स होगी ये, आइए अभी मैं बता देती हूँ आपको। इस प्रकार से डिटेल होगी, कैसी बोरोइंग थी, कौन लेंडर था, कितना अमाउंट अनपेड बचा है, क्या वो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है या फिर वो इंटरेस्ट का अमाउंट है, कितने दिनों का डिले ये हो चुका है, जरा इसके ऊपर आप हमें बाकी की रिमार्क्स भी बताइए। अब कभी कभी क्या होता है ना, आपके पास पैसा होता है पर आप आदमी ही नीच होते हो, एकदम ढीठ आदमी है, जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा है, तो उसको हम विलफुल डिफॉल्टर बोलेंगे कि ये जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ऑडिटर ये बताएगा कि क्या हमारी कंपनी जानबूझ के विलफुल डिफॉल्टर घोषित की गई है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, लोन बोल के कुछ और लेते हैं, फिर उसका कर कुछ और देते हैं। तो क्या हमने लोन लेकर टर्म लोन को डिफरेंट पर्पस के लिए अप्लाई किया है, तो उसका अमाउंट और कौन सा नया पर्पस, किधर से अपन एक नया पर्पस लेकर आए हैं, वो अपन को बताना पड़ेगा। ये तो बहुत ही गजब किस्म की कंपनियां होती है जो पैसा लेती शॉर्ट टर्म के लिए, उसको लगाती लॉन्ग टर्म पर्पस पे, फिर बोलते हाय अम्मा डूब गए। तो डूबोगे नहीं तो क्या होगा,
क्या आप भी हैं वो जिसने शॉर्ट टर्म लोन लेकर उसे लॉन्ग पर्पस के लिए यूज किया है, तो ऐसे में ऑडिटर आपकी कंप्लेन इधर कर देगा। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे बच्चे हैं कंपनी के, जॉइंट वेंचर, सब्सिडियरी, एसोसिएट, हम लोग उनके लिए लोन मांगने जाते हैं। मेन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, बाप कंपनी जो है अपने बच्चों के लिए लोन लेने जाती है, तो हम लोग यहाँ रिपोर्ट करते हैं कारों में, ऑडिटर यहाँ रिपोर्ट करता है उसको कि जॉइंट वेंचर, सब्सिडियरी और एसोसिएट के लिए बाप ने कितना पैसा रेज किया है। और कभी कभी इतने मस्त है हम लोग, इन्हीं बच्चों को गिरवी रख के आ जाते हैं खुद के लोन के लिए। मतलब मेरी कोई सिक्योरिटी है मेरी जॉइंट वेंचर में, सब्सिडियरी में, एसोसिएट में, क्या मैंने उसे गिरवी रखा है और गिरवी रखकर लोन लिया है, तो उसकी डिटेल मुझे यहाँ पे बतानी पड़ेगी। और अगर मैंने कोई डिफॉल्ट किया है तो वो भी मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। ये हो गया मेरा क्लॉज 9 विच हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड इन एग्जाम। क्लॉज 10 अगेन आस्क्ड इन एग्जाम। पैसा रेज किया है, इस बार दोनों को क्लब कर दिया। कारो 2020 में, पहले 16 में अलग अलग प्रोविजन हुआ करते थे, खैर गया 16, अपने को 20 की बात करनी है। जो पैसा रेज किया है अपन ने कारों में, कैसे रेज किया यार? या तो मैं पब्लिक से पैसा लेके आई हूँ, आईपीओ एफपीओ से, जिसमें सिर्फ शेयर्स नहीं, डिबेंचर्स ऑल्सो, एनी डेट सिक्योरिटीज ऑल्सो इंक्लूडेड, या फिर मैं 42 का प्राइवेट प्लेसमेंट करूंगी। दोनों तरीकों में क्या मैंने जिस पर्पस के लिए पैसा लिया था, हैव आई यूटिलाइज्ड इट फॉर एनी अदर पर्पस? देखिए ध्यान रखिए, प्राइवेट प्लेसमेंट में आपका 42 और राइट इशू 62 ये दो अप्लाई होता है। पब्लिक इशू वाला जो सेक्शन होता है ना, दैट इज 23 से 41, प्रोस्पेक्टस चैप्टर की बातें हम कर रहे हैं। अगर मैंने पैसा लिया था कुछ और बोल के और यूज उसे किसी और पर्पस के लिए था, कारों में ऑडिटर कंप्लेन कर देगा। कभी कभी हम डीले करते हैं, मतलब जिस पर्पस के लिए बोला था ना, उस पर्पस के लिए न यूज करके उसे एक बार तो किसी और पर्पस के लिए यूज करते, फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो पूरा डिटेल देना पड़ेगा, अमाउंट का, कैसा नॉन कंप्लायंस था, क्या पर्पस बोल के लिया था, क्या पर्पस के लिए यूज कर लिया, फुल चापली देनी पड़ेगी। नाउ दिस क्लॉज नंबर 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रॉड किसी भी आंसर में हो और वो ऑडिट का आंसर हो, तो हम लोग ऐसे 240 तो यूज करते ही है, हम लोग 143.12 की रिपोर्टिंग भी करते ही हैं, और हम लोग कारो का 11 भी कोट करते हैं। सो वी हैव टू मच मटीरियल फ्रॉड के आंसर के लिए। पर एक चीज बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कौन सा फ्रॉड कवर हुआ है, बाय द कंपनी, ऑन द कंपनी, दोनों, सिर्फ एम्प्लॉय फ्रॉड नहीं कवर हुआ। जैसे 143.12 बहुत नैरो था, आउट ऑफ दैट फ्रॉड 11 इज टू ह्यूज, बस एक ही डिफरेंस है दोनों में। 143.12 में ऑडिटर कंप्लेन कर रहा है गवर्नमेंट को, अगर उसे हल्का सा शक है किसी फ्रॉड पे तो भी, पर इन ऑर्डर टू इंक्लूड समथिंग इन योर ऑडिट रिपोर्ट यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर। मतलब आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही रिपोर्ट कर सकते हैं जो नोटिस या रिपोर्टेड है, मतलब ऑलरेडी मैनेजमेंट नोज अबाउट दैट फ्रॉड। बेटा ये सस्पेक्टेड फ्रॉड नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको शक है तो कोई बात नहीं, घर पे रखो उसको, कारों में मत बताओ। कारों में केवल नोटिस्ड और रिपोर्टेड फ्रॉड का ही नेचर और अमाउंट दोनों आएगा। फ्रॉड के बारे में एक और चीज, ऑडिटर ने अगर विसल ब्लोअर कंप्लेन कंसिडर किया है कि नहीं, ऑडिटर खुद की रिपोर्ट भी यहाँ पे देता है फ्रॉड वाले प्रोविजन के अंदर। अब निधि कंपनी है, क्योंकि निधि कंपनी वैसे तो आपका 406 सेक्शन है, आगे का सिलेबस हो गया, तो इतना कुछ डिटेल उसका है नहीं, अभी तक पूछा नहीं है इसलिए। पर अगर कभी पूछ ले तो निधि कंपनी के बारे में ये ध्यान रखना है कि इसकी कुछ शर्तें। निधि कंपनी कैसे चलता है? चिटफंड कंपनी की तरह चलता है कि अपने मेंबर्स से ही डिपॉजिट लेते हैं और अपने मेंबर्स को ही लोन देते हैं। तो इनका खुद का लगाया हुआ पैसा वर्सेस इनका मांगा हुआ पैसा डिपॉजिट वाला, इसका रेशियो 1:20। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये लोग नेट ओन फंड्स को ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई टोटल आपका इक्विटी का पैसा और अब तक का इकट्ठा किया हुआ रिजर्व्स में से अब तक के लॉसेस और इनटेंजिबल्स माइनस कर दो। और डिपॉजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? वही एफडी, रेकरिंग और सेविंग्स तीनों को जोड़ लेंगे। आपके बिना गिरवी वाले डिपॉजिट कितने होने चाहिए? कम से कम 10% अनइनकम्पर्ड, यानी विदाउट चार्ज। अगर किसी ने निधि कंपनी के केस में डिफॉल्ट किया है, इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स का निधि कंपनी ने अगर किया है डिफॉल्ट किसी भी मेंबर को पैसे वापस देने में, तो उसके ब्याज का, अमाउंट का फुल डिटेल चाहिए अपने को। ये भी एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है। ट्रांजैक्शंस विथ रिलेटेड पार्टी, एक सेक्शन है रिलेटेड पार्टी का 188
और एक सेक्शन है ऑडिट कमेटी का, क्योंकि ऑडिट कमेटी सारे रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करता है। तो 177 और 188 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं ना। व्हाई इज दिस नॉट एज एन एग्जाम, क्योंकि 177 और 188 दोनों ही आपको सिलेबस में तो नहीं है ना लॉ में, तो हाउ वुड यू नो कि इसके अंदर क्या लिखा है। ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी के केस में एक ही इशू है, वी ओनली वांट कि भैया डिस्क्लोज कर दो। तुम्हें रिलेटेड पार्टी के साथ काम करने से किसी ने नहीं रोका है। ऑल वी वांट इज आप एक काम करिए, बस ये डिस्क्लोजर्स को एफएस के अंदर में, आप एफएस के अंदर में ये सारी चीजें डिस्क्लोज कर दीजिए एएस 18 के हिसाब से और इंड एएस 24 के हिसाब से ये आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लॉज 14 इंटरनल ऑडिट सिस्टम। ये भी नया है बट ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो क्या कंपनी के पास एक ऐसा इंटरनल ऑडिटर है जो कंपनी की साइज और कंपनी के काम के नेचर के हिसाब से कमेंस्यूरेट है, बराबर है। तो कंपनी भी क्या है ना, अपनी टीम के हिसाब से देखकर एक इंटरनल ऑडिट सिस्टम रखती है। तो हर कंपनी को मैंडेटरी नहीं है ये, तो 138 के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। 25, 50, 100, 200 ये लिमिट्स अपन देखते हैं, लिस्टेड को तो रखना ही पड़ता है। तो लॉ के 138 के हिसाब से अगर कंपनी को रखना था तो क्या कंपनी ने इंटरनल ऑडिट सिस्टम रखा है और क्या वो कंपनी के साइज एंड नेचर के हिसाब से कमेंसुरेट है कि नहीं। इसमें हम एक चीज और देख लेंगे कि एक्चुअली तो इंटरनल ऑडिटर एग्जैक्टली वही कर रहा है, इफ नॉट मोर, जो स्टैट ऑडिटर कर रहा है। तो स्टैट ऑडिटर को तो अपना होमवर्क कॉपी करने के लिए एक इंटरनल ऑडिटर मिल गया है और स्टैट ऑडिटर के पास टाइम भी बहुत कम होता है, तो हमारा खुद के स्टैंडर्ड्स हमें यूज करने को बोलते हैं इंटरनल ऑडिटर का काम। हाँ, जितना जितना हमारी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करेगा। तो क्या स्टैट ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट कंसिडर कर ली है कि नहीं, वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला पॉइंट आता है क्लॉज 15 नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के केस में क्या देखना है, क्या कंपनी ने किसी डायरेक्टर या उससे कनेक्टेड पर्संस के साथ अगर कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया है। हो सकता है ना डायरेक्टर ने अपने फायदे की डील क्रैक कर ली हो, अपनी सस्ती कार देकर कंपनी की महंगी कार ले ली हो, ऐसा कुछ भी। तो क्या ऐसे में सेक्शन 192 कंप्लाई हुआ है क्या। अब 192 जाके कहता है मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करवाइए, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू करवाइए, तो वो सब पास हुआ है कि नहीं हुआ है। एग्जाम में अगेन इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको सिलेबस में आपने 192 नहीं पढ़ रखा है, दिक्कत ही वहीं आ जाती है। अगला क्लॉज है आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन वाला। तो बहुत सारी कंपनीज को तो ये क्लॉज में ऑडिटर लिख के देगा नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि नॉट एवरी कंपनी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। नो, आरबीआई का एक सेक्शन है 45 आई है जिसमें बता रखा है एनबीएफसी वगैरह को लेना पड़ता है ये रजिस्ट्रेशन। अगर आप 45 आईए के द्वारा रजिस्ट्रेशन होने के लिए एलिजिबल थे, एलिजिबल ही नहीं आपको लेना ही पड़ता, तो क्या आपने वो रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर ली है। क्योंकि कोई भी एनबीएफसी या एचएफसी बिना वैलिड सीओआर के ऑपरेट नहीं कर सकती। अगर कर रही होगी तो कारों में यहाँ पे ऑडिटर उसकी कंप्लेन कर देगा। अगर आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज यूजुअली 90% से ज्यादा आपके असेट सारे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर है, तो आपका मेन काम इन्वेस्टिंग का हो गया। वैसे देखा जाए तो यू डोंट डील इन बैंकिंग एक्टिविटीज, तो आपको आरबीआई ने छूट दे रखी है, वहां रजिस्ट्रेशन नहीं रिक्वायर्ड होता है। पर आपको ये क्राइटेरिया तो फुलफिल करनी पड़ेगी ना। अगर आपके ग्रुप में एक से ज्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है तो बताना पड़ेगा कितनी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है। अगेन एक नया क्लॉज आता है आपके सामने, अगर इस साल में आपको कैश लॉसेस हुए हैं तो करंट फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कितने हुए उसका अमाउंट बताओ। इसमें वी नीड टू अंडरस्टैंड ओनली कैश लॉसेस, मतलब हम डेप्री जैसे खर्चों को कंसिडर नहीं करेंगे, अमर्टाइजेशन को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें एक्चुअली हमारा कैश बाहर नहीं जा रहा ऑर्गेनाइजेशन के। एनीवेज एक और नया क्लॉज, अब तो सारे नए वाले ज्यादा आएंगे ना, क्योंकि हम लोगों के पहले कारो 2016 में 16 ही क्लॉजेस थे। अब कारो 20 जो 2021 से अप्लाई हुआ उसमें 21 क्लॉजेस है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा क्लॉजेस तो अपने को पढ़ने ही है। क्लॉज नंबर 18 में आता है, क्या आउटगोइंग ऑडिटर ने अगर जाते वक्त कुछ इश्यूज डिस्कस किए थे। वैसे भी ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के जो शेड्यूल्स है ना उसमें मैंडेटरी बोला हुआ है कि इनकमिंग ऑडिटर नीड्स टू टॉक टू आउटगोइंग ऑडिटर। See, it is always safe to talk to the X to find what is crazy about the organization. क्यों ये ऑडिटर X ऑडिटर बना भाई,
तो आउटगोइंग ऑडिटर अपने इश्यूज, ऑब्जेक्शंस, कंसर्न सब रेज कर देगा। इनकमिंग ऑडिटर ने क्या ये सब कंसिडर किया कि नहीं, ऐसा अपन यहाँ पे क्लॉज 18 में देख लेंगे। क्लॉज 19 भी नया है, ऐसे में आपको सारे रेशियोज, एजिंग, सारी की सारी असेट की बेचने की कंडीशंस और खरीदने की कंडीशन सबको मद्देनजर रखते हुए ये बताना है कि क्या कंपनी की गोइंग कंसर्न पर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, क्या कंपनी आने वाले 1 साल की अपनी सारी की सारी लायबिलिटी चुकाने लायक सिचुएशन में है या उसका गोइंग कंसर्न खतरे में है। क्लॉज नंबर 20 is about CSR, सेक्शन 135, जिसमें बोला है हर कंपनी को मैंडेटरी 2% ऑफ द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स का एवरेज जो भी 2% है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा चैरिटी में, अगर 5 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 3 लिमिट्स है, आप किसी में हिट होते हो तो। बट ये बात है लॉ के 135 की, इसको कोने में रखते हैं। सपोज आप एक ऐसी कंपनी है जिसको CSR करना है, तो या तो आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे होंगे जो 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, या फिर आप अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे थे, पर लगाते लगाते भी वो अमाउंट आपका अनस्पेंट रह गया। ऐसी कोई भी अनस्पेंट अमाउंट होती है और वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के रिलेटेड होती है, तो उसको 30 दिन के अंदर हम लोग अनस्पेंट CSR में डाल देते हैं, 3 साल के अंदर अंदर उसको यूज कर लेते हैं। तो ऑडिटर बता रहे हैं ऐसा किया क्या 135 के हिसाब से। और अगर वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं था तो उसको 6 महीने के बाद अपन को फंड में डाल देना है शेड्यूल 7 वाले, और सरकार इसे खुद यूज कर लेगी। तो क्या हमने वो ट्रांसफर कर दिया कि नहीं, मतलब 135 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, यहाँ पे CSR के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्लॉज 21, देखिए वैसे तो पूरा का पूरा कारो सिर्फ स्टैंड अलोन FS को लगता है, CFS को नहीं लगता है। क्लॉज 1 से लेके 20 तक कुछ भी नहीं लगता है भाई CFS को, क्योंकि वही तो कंपनियों के खुद के इंडिविजुअल कारो आप बना चुके हो। अब उनके कंबाइंड कारों पे वापस कमेंट करना क्या मतलब, सेम ही तो फॉल्ट निकल के आएगा। तो इसके लिए अपन ने कारों की एप्लीकेबिलिटी में सिर्फ एक क्लॉज 21 है जिसको सिर्फ और सिर्फ CFS पर ही लगा दिया है। क्या है ये क्लॉज, कि जैसे मान लेते हैं 3 कंपनियों का मिला के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, कंपनी A, कंपनी B और कंपनी C, तो मुझे इस CFS का अलग से कारो नहीं बनाना है, मुझे इसका सिर्फ एक क्लॉज नंबर 21 बनाना है, जिसमें मैं क्या करूंगी, कंपनी ए की इंडिविजुअल कारो रिपोर्ट में जो गड़बड़ निकली थी, कंपनी बी की जो गड़बड़ निकली थी और सी की जो गड़बड़ निकली थी, सबको एक जगह एक रिपोर्ट में कंबाइन करके लिख दूंगी। कैसे, जो भी क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क निकला था, पहले कंपनी का नाम लिखूंगी और फिर पैरा नंबर लिख दूंगी, कंपनी का नाम लिखूंगी, पैरा नंबर लिख दूंगी, कंपनी का नाम लिखूंगी और पैरा नंबर लिख दूंगी। इसके साथ मेरा पूरा का पूरा कारो यहाँ पे होता है कंप्लीट। इन 21 क्लॉजेस में जो भी गड़बड़ निकल के आएगी उसको हम लोग पैरा 4 में बताएंगे, ये क्वालिफिकेशन या एडवर्स क्यों हुआ था, या इफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है तो क्यों मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इसके साथ आपका कारो 2020 यहाँ पे होता है फिनिश। सी यू इन द नेक्स्ट रिविजन वीडियो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।